हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीआईटी की ड्रग्स के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं कि जब आपका आखिरी रिवीजन चल रहा होगा, कि जो लास्ट रिवीजन होगा जिसके बाद आप नीट पीजी या एनआईसीटी देंगे, अगर उससे पहले आप कोई भी फार्माकोलॉजी का चैप्टर 10 मिनट्स में 15 या 20 मिनट्स में रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पकड़ के चलिए कि आपको अभी तक फार्माकोलॉजी याद नहीं हुई है। आपको कि ये स्पीड आ जानी चाहिए कि कोई भी एक चैप्टर या टॉपिक जैसे जीआईटी है, ये 10 या 15 मिनट्स का ही है। अगर आपको इससे ज़्यादा लग रहा है रिवाइज करने में, तो इसका मतलब अभी मल्टीपल रिवीजन्स बाकी हैं। तो सेकंड या थर्ड रिवीजन में ये चेक करना स्टार्ट कर दीजिए कि कितना टाइम लग रहा है, जिससे आप वीक टॉपिक्स को एनालाइज करके दोबारा याद कर सकें। तो आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजी का जीआईटी। देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, जो क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं उनको रेड से उनके ऊपर क्वेश्चन का साइन बना दिया है, तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और निमोनिक्स जो हैं वो भी मैंने यहीं पे मैं शेयर करूँगा कि कैसे होंगे, और कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर 10 मिनट से कम में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसको मैंने पीपीआई लिखा है। ये प्रो ड्रग्स हैं, ये क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। ये हिट एंड रन ड्रग्स हैं और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग है, ये इसलिए इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पीपीआई में वो है ये CYP2C19 इनहिबिटर है। तो अगर आपने क्लोपिड्रोग्रेल के साथ पीपीआई दिया या ओमेप्राजोल वगैरह, तो आपका क्लोपिड्रोग्रेल का फंक्शन नहीं होगा। और क्लोपिड्रोग्रेल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हार्ट अटैक पेशेंट को दिया जाता है, एंटी प्लेटलेट है वो। तो अब इसमें ये आता है कि एसिड लेबाइल है। आप ये देखिए कि ये एसिड कम कर रहे हैं और फिर भी एसिड लेबाइल है। तो इसमें ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम एसिड लेबाइल कौन है, मैक्सिमम तो रैबिप्राजोल, मैक्सिमम 2 CYP2C19 कौन है, ओमेप्राजोल। मुश्किल है क्वेश्चन आना, लेकिन हाँ आ सकते हैं। अब मोस्ट पोटेंट कौन सा है, इसमें कंट्रोवर्सी है, अलग अलग गाइडबुक में अलग अलग है, लेकिन आप डेक्स रैबिप्राजोल याद कर लीजिए, फास्टेस्ट और सेफेस्ट। अब प्रेगनेंसी में आप कौन सा देंगे, तो प्रेगनेंसी में आपको रैबिप्राजोल देना है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई एसिडिटी के साथ फीमेल आती है तो कौन सा ड्रग आप देंगे, तो आप रैबिप्राजोल देंगे। और ये नया क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल प्रोटोन पंप इनहिबिटर कौन से हैं, क्योंकि सारे के सारे इरिवर्सिबल हैं, वो है टेनेटोप्राजोल। तो ये आप याद रखिए। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस आप सबको याद ही रहते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में, जीआईडी में, जोलिंगर अल्सर सिंड्रोम में, इन तीनों में दिया जाता है। साइड इफेक्ट इसके नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल्स हैं। लूज स्टूल्स मोस्ट कॉमन, मतलब जीआईटी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वही मोस्ट कॉमन है। और बाकी साइड इफेक्ट्स के लिए जो निमोनिक है वो है पोएम, निमोनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एंटेरोकोलाइटिस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये याद रखिए कि सारे ही जो मिनरल्स हैं उनको कम कर देता है, जैसे विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, इस सबको कम, कैल्शियम को भी कम कर देता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब हम पढ़ेंगे H2 एगोनिस्ट। बेसिकली जो हिस्टामिन को एगोनिस्ट करते हैं वो है सिमेटिडिन। अब जो सिमेटिडिन है वो लीस्ट पोटेंट है और शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। इससे क्या पता चलता है कि इसके सीएनएस साइड इफेक्ट भी होंगे। ये एंजाइम इनहिबिटर है। जो कोके हमारा निमोनिक था उसमें जो सी है वो सिमेटिडिन है, और ये एंटी एंड्रोजन भी है। तो कौन सा ऐसा आपका एंटासिड है जो कि एंटी एंड्रोजन है, तो वो है सिमेटिडिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लॉक्साटिडिन जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है। फिर आप ये वन लाइनर्स है, विच इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव लॉक्साटिडिन, विच इज़ 100% वायरेबल ओरल बायो अवेलेबिलिटी निसाटिडिन। कौन ड्रग ऑफ चॉइस है एस्पिरेशन निमोनिया का, H2 एंटागोनिस्ट। अब जो दूसरे आते हैं इसमें ही वो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PGE1 एगोनिस्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो एगोनिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिसोप्रोस्टोल। और मिसोप्रोस्टोल दो कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस वो है एनसिड इंड्यूस्ड अल्सर्स। ये स्पेसिफिक ड्रग है इसका। अगर आया कि मोस्ट कॉमन या ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपका जाएगा पीपीआई आंसर। लेकिन अगर आया एनसिड इंड्यूस्ड अल्सर का स्पेसिफिक ड्रग कौन सा है, तो आपको मिसोप्रोस्टोल आंसर देना है। और इसका साइड इफेक्ट है मोबियस सिंड्रोम। फिर अब हम पढ़ेंगे सुक्रालफेट के बारे में। जो सुक्रालफेट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये अल्सर के बेस पे स्टिक हो जाता है, और ये एक्टिवेट तभी होगा जब जो स्टमक का पीएच है वो 4 से कम हो। इसलिए आप इसके साथ इसको एम्प्टी स्टमक देना है। और ये क्वेश्चन है कि आप इसको एंटासिड के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वो
न्यूट्रलाइज कर देंगे, पीएच बढ़ जाएगा। अब एंटासिड के साथ नहीं दे सकते, एम्प्टी स्टमक देना होगा, जब एसिड स्टमक में बचा हुआ होगा तभी एक्टिव होगा, ये एक लेयर बना लेगा जिससे फर्दर एसिड जो होगा वो एक्ट नहीं कर पाएगा और एसिडिटी नहीं होगी। इसका साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है और ये जीआरडी इन प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस है। ये याद करना मुश्किल हो जाता है कि जीआरडी का ड्रग ऑफ चॉइस पीपीआई, प्रेगनेंसी में जीआरडी का ड्रग ऑफ चॉइस सुक्राल्फेट। अब बिस्मथ, बिस्मथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट ब्लैक टंग। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि एक पेशेंट था जिसको एसिडिटी थी, उसको डॉक्टर ने कोई ड्रग प्रिस्क्राइब किया जिसके बाद ब्लैक स्टूल्स और ब्लैक टंग आने लगे, वो टंग का फोटो दिखाएंगे तो वो कौन सा ड्रग है, तो वो है बिस्मथ। इसके बाद आते हैं एंटासिड्स। एंटासिड में आपके सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ये फास्टेस्ट पेन रिलीवर हैं। अगर आपको एसिडिटी का पेन हो रहा है तो फास्टेस्ट पेन रिलीवर है। वैसे जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो एक बड़ा ही वो चलता है पेंटॉप दे दो, पेंटॉप दे दो, कि एसिडिटी हो रही है पेंटॉप दे दो। तो जो पेंटॉप होता है वो पेंटोप्राजोल होता है, वो 40 mg दिया जाता है, पेन 40 के नाम से आता है जो। बाकी जो आपका उसका इंजेक्शन भी लगता है, आईवी भी लगता है, उसके टैबलेट्स भी आते हैं। मगर अगर आप मार्केट में देखेंगे जो अच्छा असर करता है वो राबिप्राजोल है, क्योंकि वो मोस्ट पोटेंट है, आपने पहले पढ़ा भी। अब जो एंटासिड है उसमें सॉल्ट किसका हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि एल्युमिनियम सॉल्ट का कॉन्स्टिपेशन साइड इफेक्ट है और मैग्नीशियम का डायरिया। अब ये कैसे याद रखेंगे आप, तो आप रखिए कि अल्फाबेटिकली सोचते हैं कि ए पहले आता है और फिर एम आता है। तो ए के साथ क्या आएगा, जो पहले अल्फाबेट आएगा सी, तो ए के साथ सी आएगा, एम के साथ डी आएगा, ए के बाद एम आता है, सी के बाद डी आता है। यही याद रखने का तरीका है। मैंने बहुत निमोनिक सर्च किए, मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने खुद का बनाया अपना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर न्यू ड्रग में सेमिथा कौन आता है, जो कि एक सर्फेक्टेंट है, ये याद भी रहता है। और एल्जिनेट आता है जो कि विशेष लेयर बना देता है, जिससे एसिड जो है, एक्स्ट्रा एसिड, वो स्टमक की लाइनिंग को इरोड नहीं कर पाता। अब आपका ट्रिपल ड्रग थेरेपी आ गया, उसमें आप एक पीपीआई दें, 2 एंटीबायोटिक दीजिए, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। फिर आप कहते हैं एंटीकोलिनर्जिक, उसमें आपका आएगा M1 इनहिबिटर, जैसे पिरेंजापिन, वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है आपके एसिडिटी से रिलेटेड ड्रग्स। अब हम पढ़ते हैं एंटीमेटिक्स, जो वोमिटिंग को रोके। उसमें मोस्ट कॉमन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ओंडेनसेट्रोन। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा जीआईटी का, ये पकड़ के चलिए। तो 5-HT3 इनहिबिटर है ये, अर्ली ऑनसेट कीमो का ड्रग ऑफ चॉइस है, रेडियोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस है, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस है, ओवरऑल कीमो इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग का ड्रग ऑफ चॉइस है। अब किसी को कीमोथेरेपी दी, उसके बाद उसको वोमिटिंग बहुत होती है। अगर आप कैंसर के पेशेंट को देखेंगे, कीमो के बाद उनको वोमिटिंग होता ही होता है, या कीमो के दौरान भी होता है, तब आपको ओंडेनसेट्रोन का आईवी इंजेक्शन देना है। ओरल क्यों नहीं दे रहे, अरे भाई वोमिटिंग हो रही है, ओरल कैसे दोगे, देना तो आईवी पड़ेगा। फिर आता है पैलेंसेट्रोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेट ऑनसेट भी है इसका। अगर लेट ऑनसेट कीमो इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग है तो आप पैलेंसेट्रोन दोगे। तो पोटेंट से याद रखना है P4P, तो मोस्ट पोटेंट इज पैलेंसेट्रोन। फिर अगर लेट ऑनसेट कीमो नोजिया एंड वोमिटिंग, उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो है एप्रीपिटेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये NK1 का जो रिसेप्टर है, उसका न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर है, उसका इनहिबिटर है। अब हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक, जो आप दे सकते हैं वोमिटिंग में। तो आप दे सकते हैं हायोसिन, जो का दूसरा नाम है स्कोपोलामाइन, जो कि मोशन सिकनेस का ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और आप रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस में कंफ्यूज नहीं होना। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे आता है मोशन सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस फीमेल्स में ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी वक्त, वो अलग है। तो आप एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं, प्रोमिथाजिन दे सकते हैं, डॉक्सिलामाइन प्लस विटामिन B6, ये है ड्रग ऑफ चॉइस मॉर्निंग सिकनेस का। मॉर्निंग सिकनेस अलग है, मोशन सिकनेस अलग है। मोशन सिकनेस का हायोसिन है। अब आपके D2 डोपामिन जो रिसेप्टर है, उसके एंटागोनिस्ट हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रामाजोल है। ये क्या है, एंटीसाइकोटिक। अगर आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है इन साइक्लिंग वॉमिटिंग। अगर आपके एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से अगर साइक्लिंग वॉमिटिंग हो रहा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। इसको एब्डोएपिलेप्सी भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, आप याद रख लीजिए, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। फिर आपका कैनाबिनोइड रिसेप्टर का अगोनिस्ट है, तो है डोनाबिनोल नेबिलोन, ये याद रख सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं वो भी एंटी वोमिटिंग की तरह ही काम करती हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग है 5-HT4 अगोनिस्ट, और एंटी जो वोमिटिंग रोकती है वो है, देखो, रोकना मतलब एंटागोनिस्ट। तो रिसेप्टर 5-HT3, उसको इनहिबिट कर दो, वोमिटिंग रुक गई। प्रोकाइनेटिक मतलब मोशन को बढ़ाना, तो मतलब अगोनिस्ट कोई लगेगा, तो किसको लगेगा, 5-HT4 प्लस। तो उसका साइड इफेक्ट डायरिया है, क्योंकि ज़्यादा वोमिटिंग हो जाएगी। एरिथ्रोमाइसिन भी से भी डायरिया होता है,
याद रखना है। बाकी ये 2 ड्रग थे कि सीजाप्राइड और टेगासिरोड, ये बैन हो गए हैं क्योंकि टीडीएस की वजह से। इन पे पहले क्वेश्चन ये आया था कि किसकी वजह से बैन हुए हैं, अब शायद ना आए। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है मेटाक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप, क्योंकि D2 एगोनिस्ट भी हैं और प्रोकाइनेटिक भी हैं, तो इसमें जो इस साल भी क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि कौन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो जो डोमपेरिडोन है वो नहीं कर सकता। और अगर आप कॉम्बिनेशन में देखेंगे, अगर आप मार्केट में जाएंगे, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे और आप इंटर्नशिप कर लेंगे, आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपको डोमपेरिडोन विद कॉम्बिनेशन मिलेगा, मेटाक्लोप्रोमाइड कम मिलेगा। डोमपेरिडोन डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि साइड इफेक्ट कम है इसके, ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस नहीं करता। और अगर आपका लोपा एल डोपा लिवोडोपा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, उसका भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन के आरएक्स। अब जब आप पीएचसी पे बैठे होंगे तो 2 तरह के पेशेंट बहुत कॉमन आते हैं। एक वो जिनको एसिडिक होता है कि एसिडिटी हो रही है, तब आप उनको 40 पेंटाप्रोजोल का टैबलेट दे देते हैं। दूसरा आते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले। अब यहाँ पे जनरली लैक्टुलोज प्रेफर किया जाता है, लेकिन आप लैक्टुलोज नहीं प्रेफर कर सकते लंबे टाइम तक, क्योंकि लैक्सेटिव अब्यूज़ हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बिना फिर जो डेफिकेशन है वो नहीं होता। इसलिए आपको लंबे टाइम तक कोई भी कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना है। कॉन्स्टिपेशन लाइफस्टाइल से ज़्यादा ठीक होगा, जैसे एक्सरसाइज हो गया, ज़्यादा पानी पीना हो गया, ये सब कुछ। तो आपका बल्क फॉर्मिंग जो है वो ब्रायन है, जाइलम है, मिथाइल सेलुलोज है, स्पागुला है, ये प्रीबायोटिक्स भी हैं। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेगाकोलोन में नहीं देना है क्योंकि बल्क फॉर्मिंग करते हैं, पहले ही आपका कोलोन सूजा हुआ है, उसमें थोड़ी ना आप ये देंगे। इसके बाद आता है स्टूल सॉफ्टनर, वहाँ पे आता है लैक्टुलोज और डोकोसेट्स। लैक्टुलोज NH3 कम करता है, वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में भी यूज़ होता है, ये मेडिसिन का क्वेश्चन है। फिर ऑस्मोटिक परगेटिव्स दे सकते हैं जैसे मैग्नीशियम सॉल्ट और सोडियम सल्ट। मैग्नीशियम सॉल्ट रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि मैग्नीशियम आप बढ़ाएंगे बॉडी में तो रीनल फेलियर में किडनी वैसी काम नहीं कर रही है, तो मैग्नीशियम आप देंगे तो किडनी पर जोर पड़ेगा। बेसिक सी देसी भाषा में याद रखिए, तो आपको रीनल फेलियर में नहीं देना। फिर सोडियम जो है उसका रिलेशन ब्लड से होता है, हाइपरटेंशन होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देना है। फिर स्टिमुलेंट परगेटिव्स आते हैं जो इंटेस्टाइन में सोडियम और आपका पोटेशियम का चैनल होता है, उसके एंटागोनिस्ट होते हैं। तो ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोइंग यूट्रस को, ग्रेविड यूट्रस को, ग्रेविड यूट्रस को करते हैं, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और यहाँ फेनेप्थोलिन कार्सिनोजेनिक है। सेना और कैस्केरा मेलानोकोसिस कोलाई कराते हैं। ये MCQ बन सकता है कि साइड इफेक्ट क्या है सेना और कैस्केरा का, मेलानोकोसिस कोलाई। ये आया भी है कि एक कोलोन का उन्होंने पिक्चर दिया और उसमें ब्लैक किया, ब्लैक स्पॉट्स थे, तो सेना कैस्केरा का साइड इफेक्ट है वो। अब है कि जो क्लोराइड प्लस वाटर सेक्रेटरी ड्रग्स, हो क्लोराइड का भी एक्सक्रीशन कराएं और वाटर का भी इंटेस्टाइन में, जिससे सॉफ्ट हो जाए स्टूल। ये ड्रग थोड़े मुश्किल हैं, एक है लुबिप्रिस्टोन, एक है लिनाक्लोटाइड। अब आप कैसे याद रखेंगे कि लुबिप्रिस्टोन कैसे काम करता है और लिनाक्लोटाइड कैसे काम करता है? तो C for C, P for P। लुबिप्रिस्टोन प्रोस्टाग्लैंडिन अगोनिस्ट है और लिनाक्लोटाइड CGMP बढ़ाता है, CGMP बढ़ाता है, आपको याद रखना है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है 18 ईयर से कम में, और ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें दिया जाता है। इसके बाद आता है, आपको IBS से कंफ्यूज नहीं होना कि वो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है। IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब आता है ओपियोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन, उसका है एल्वीमोपेन, ये याद रखना है क्योंकि ओपियोइड में आएगा ये क्वेश्चन कि ओपियोइड से जो कॉन्स्टिपेशन होता है तब कौन सा ड्रग देते हैं, तो एल्वीमोपेन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 5-HT4 प्लस प्रोक्लोप्राइड, हमने पहले भी पढ़ा है सिसाप्राइड के साथ ही। अब आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के 2 स्पेक्ट्रम है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। तो डायरिया में आप क्या देंगे, आप देंगे लोपेरामाइड जो कि म्यू अगोनिस्ट है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपको एलोस्टिरोन देना है। और अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप पॉलीइथाइल ग्लाइकोल देंगे, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो लुबिप्रिस्टोन लिनाक्लोटाइड देंगे। ये थोड़े मुश्किल है ड्रग याद करने इनका, जैसे मैंने पीछे चिट्स बना के रखे हैं वैसे चिट्स बना के पेस्ट कर लीजिए तो ही ये बार बार याद होंगे। कुछ चीज़ों का निमोनिक बन सकता है, कुछ का नहीं बन सकता, तो जिनका नहीं बन सकता उनके लिए जो स्टिकिंग वाली है वो बड़े ही काम आती है। अब हम पढ़ते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। इसमें अगर क्रॉन्स है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, स्टीरॉइड्स। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, 5-AS से। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के ट्रीटमेंट में, अगर वो है तो वो है ड्रग ऑफ चॉइस। तो क्रॉन्स का स्टीरॉइड्स है और अल्सरेटिव कोलाइटिस का 5-AS से है।
अब थोड़े कॉम्बिनेशन है, जैसे 5-SA को सल्फापायरिडीन के साथ अगर कॉम्बिनेशन कहें तो उसको सल्फासालाजीन कहते हैं। 5-ASA को एसिड रेजिस्टेंट कोट के साथ करें तो उसको मिसेलामाइन कहते हैं। फिर डायरिया के आप थोड़े ड्रग्स याद रख सकते हैं। वैसे तो ये जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो डायरिया के जो एंटी डायरियल ड्रग्स हैं वो आएंगे आपके पीडियाट्रिक्स में, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में जो डायरिया है वो कॉमन होता है, तो वहाँ पे ड्रग यूज़ होते हैं। जैसे आपका एंटी सेक्रेटरी ड्रग है रेसिडोट्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडियाट्रिक्स में पूछा जाता है। तो एनसेफेलिनेज इनहिबिटर है ये, मैकेनिज्म नहीं मगर एंटी सेक्रेटरी ड्रग कौन सा देंगे, तो रेसिडोट्रिल। ऑक्ट्रियोटाइड भी देते हैं, ड्रग ऑफ सेक्रेटरी डायरिया, ये सर्जरी का क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी डायरिया में क्या यूज़ होता है, इवन मेडिसिन में भी आता है, वहाँ पे भी यूज़ होता है ये ऑक्ट्रियोटाइड। फिर एंटी मोटिलिटी लोपेरामाइड, ये बहुत कॉमन है, अगर आप जब इंटर्नशिप करेंगे तो आपको लोपेरामाइड देखने के लिए मिलेगा। हर ड्रग तो मिलता नहीं है गवर्नमेंट में, कुछ ही ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन जो मिले एटलीस्ट वो याद रहने चाहिए इंटर्नशिप के वक्त या फिर पोस्टिंग के वक्त, जिससे एक अच्छा क्लिनिकल कोरिलेशन बन सके। अभी इतना ही था जीआईटी में, इससे ज़्यादा याद करेंगे तो बेनिफिट कम नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ये भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़िए उतना ही चाहिए जितना प्रेप लेटर कहता है ना। तो ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मुझे वो डायलॉग पसंद है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।